नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अब देश में आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, जिसके पास सरकार को घेरने के एजेंडे हैं, जो सड़कों पर उतरकर सरकार को कभी भी बंधक बनाने की धमकी देते हैं, वो लोग आराम से आरक्षण पा लेते। लेकिन क्या जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो आवाज नहीं उठा पाता है, जो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाता है, क्या उसको आरक्षण मिल रहा है? इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि जाति के नाम पर आरक्षण हटाओ और शिक्षा के नाम पर आरक्षण लाओ। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक्चुअल में जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो हकदार हैं आरक्षण के, क्या उन्हें आरक्षण मिल पाता है? ये तो आपको बताना है कि मिल पाता है कि नहीं। लेकिन पिछले 20 साल से जो मैं पत्रकारिता के दौरान देख रहा हूं कि अगर आप रेलवे की पटरियां उखाड़ सकते हो, अगर आप बाहुबल हो, अगर आपके वोट का महत्व है, अगर आप दबंग हो, तो आप आरक्षण ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, मैंने गुर्जर आंदोलन कवर किया है। वो कर्नल साहब एक थे, तो वो इस आधार पे आरक्षण मांग रहे थे क्योंकि वो रेल की पटरियों पर बैठ जाते थे और सारे फिश प्लेट खोल देते थे। कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं, सरकार पे दबाव बनाऊंगा, आरक्षण पाऊंगा। वो तो हमने देखा भी, भारी संख्या में प्रोटेस्ट हुआ था इस मामले को लेकर, जाट गुर्जर समाज। तो ये तो सब कुछ। अब अगर मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार, जैसे मैं एक एक राज्य बता रहा हूं, बिहार में आबादी के हिसाब से यादव सबसे ज्यादा, जमीन के हिसाब से भी मुझे लगता है वो ठीक ठाक है, और पैसे के मामले में बनिया, यादव बनिया दोनों ओबीसी में, और जो उनसे गरीब है वो नहीं है। सवाल तो यही उठ रहा है कि जो असल में हकदार है कि जाति के नाम पर ये आरक्षण होना चाहिए। तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए ना, जो उस समाज की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू का ध्यान रखे। पर यहां तो अब उल्टा हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ताकत उसको आरक्षण। ये है कि नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल है, लेकिन अब देखिए, मैं तो इसके पक्ष में नहीं है ना। प्रधानमंत्री मोदी का खुद बयान है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से इस बात को उठाया जा रहा है। नहीं तो अटल जी ने क्या कहा था, सुना दीजिए। हाँ, एक बार सुना देते दर्शकों को। हाँ, और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा। रिजर्वेशन केवल दलितों को दिया गया। मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस पढ़ी है। उन्होंने तो खुलकर कहा था कि जाति के नाम पर ये आरक्षण रहेगा तो देश किस ओर जाएगा। आवाज उठाई थी उन्होंने खुलकर। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मुस्लिम आरक्षण देने का ये डिस्कशन है कि मुसलमानों को इस आधार पे मांग रहे थे वो आरक्षण की आर्थिक रूप से पिछड़े। तो अटल जी ने कहा कि ठीक है, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण देना शुरू करो। और उसमें तो सवर्ण की भी जातियां आ सकती है। आर्थिक मतलब कि पैसे कम तो किसी के पास हो सकते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि अरबपति भी हो सकता है, दलित भी, और गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है। वो तो भाई आर्थिक रूप से तो किसी का भी हो सकता है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि जब आर्थिक स्थिति के अनुसार देना है तो एक कैप लगा दो कि जिसकी सालाना आमदनी 3 या 4 लाख से कम है, सिर्फ वही आरक्षण लेगा। और ये बात सही भी है। और उससे ये आपको लग रहा है ना, पर बाकी को नहीं लग रहा है। तो ये अटल जी की राय थी। लेकिन उस वक्त आरक्षण अगर घाव था तो अब नासूर बन चुका है। वो मवाद निकल रहा है उसमें। वो कैसे? और कंपटीशन है। कैसे, मैं बताता हूं। आरक्षण बढ़ाने का एक होड़ है। जैसे मैं बिना पॉलिटिकल पार्टी के बोल रहा हूं, उड़ीसा में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने 75% से ज्यादा कर दी। जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव आए तो उन्होंने एक सरकारी नौकरी निकाली, उसमें 100 सीटें कम कर दी अनरिजर्व कैटेगरी की, जो ओपन कैटेगरी बोलते हैं, और बाकी सबकी बढ़ा दी। तो ये तो बीजेपी शासित राज्य की मैं बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस का
राहुल गांधी वो घूम घूम के कह रहे हैं कि 90% आपकी आबादी है तो 90% आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो 90% अगर ओबीसी एससी एसटी 90% हैं जो कि ये लोग कहते हैं, तो हमें ये बता दे कि जो ओपन कैटेगरी का जो सवर्ण है वो कितने प्रतिशत है और मुसलमान कितने प्रतिशत है। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि 20% मुसलमान है और 20% सवर्ण है, अंदाजन मैं बता रहा हूं। तो 40% ये हो गए, तो राहुल गांधी की कौन सी डिक्शनरी में 100 में से 40 गया तो 90 बचता है? सब वोट बैंक की राजनीति, मतलब लुभाने की इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से आरक्षण लागू हुआ है एक बार भी रिव्यू नहीं हुआ कि उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। हर चीज जब आप करते हैं ना तो देखते हैं कि उससे, जैसे जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उससे फायदा या नुकसान एक आकलन करते हैं ना। बिल्कुल। एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसका कभी आकलन हुआ ही नहीं। पंकज जी, ये चीज तो हमने भी फेस की है, स्कूल में भी कॉलेज में भी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी भी एक कम्युनिटी के बारे में नहीं कर रहा हूं। एससी एसटी का तो इसमें प्रावधान था संविधान के बाद जो 1950-51 में आया। ये 1950-51 से लेकर 1990 तक ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई बीपीसी के समय में, तब एक नया कैटेगरी में ओबीसी रिजर्वेशन, एससी एसटी को पहले मिलता था। अब वो ओबीसी का हाल ये है कि जो जाति थोड़ा सा प्रोटेस्ट करती है उसको ओबीसी में डाल दो। जैसे जब शुरुआत हुई थी 1000 के आसपास जातियां थी, 1100 कुछ, आज ओबीसी में 3000 जातियां घुसा दी गई। जिसको कुछ नहीं मिल रहा ओबीसी में घुसा दो। तो हुआ ये कि ओबीसी कैटेगरी की जनसंख्या, मतलब टोटल जनसंख्या के ये 50% से ऊपर हो गए। हुआ ये कि ओबीसी में ठूस ठूस कर सारी जातियों को भरते गए भरते गए भरते गए। अब कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा चला जाता है। बिल्कुल। तो सबको भर दिया वहीं, 50% से ज्यादा आबादी तो ओबीसी में है। और बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो पॉलिटिक्स के कारण, जैसे ममता बनर्जी की सरकार, मुसलमानों ने ही मांगा तो ओबीसी में ही भर दो। मुसलमानों की तमाम मतलब जो भर रखा है ओबीसी में। अरे तो सब कोई ओबीसी में होगी, मतलब बोल दो कि एससी एसटी के अलावा बाकी सबको ओबीसी में भर दिया। फायदा किसको हुआ? रोशनी कमेटी एक बनी थी, उसमें यह कहा गया था कि 37% जो जातियां हैं जो कि ओबीसी में शामिल हैं उनको कभी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ मिला ही नहीं आज तक। 37% ऐसी जातियां ओबीसी में हैं जिनको कभी नहीं लाभ मिला। मतलब ओबीसी का लाभ नहीं मिल रहा, कभी नहीं रिजर्वेशन मिला उनको। ओबीसी का सबसे ज्यादा लाभ कुछ दबंग जातियों को मिला। अच्छा। जैसे आपको मिल जाएंगे कि ओबीसी में है तो कुर्मी रिजर्वेशन से आए हुए मिल जाएंगे, ओबीसी से यादव मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम जो अन्य पिछड़ी जातियां उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहां भी दबंगों और पैसे वालों ने ही फायदा उठाया। अब जैसे मैं एसटी की बात कर रहा हूं, तो आप एक लाइन में कहिएगा एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, सब कोई बहुत अच्छी बात है, इस देश के आदिवासियों को मिलना चाहिए। लेकिन जब आप आकलन कीजिएगा कि आदिवासियों में फायदा कौन उठा रहे हैं, तो पता चलेगा कि राजस्थान के मीणा और केरल के कुछ जातियां हैं बस। मेरे झारखंड के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है उतना फायदा, उड़ीसा के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार को पहल करनी पड़ेगी ना, सरकार को चीजों को देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, कौन है जो दबंग लोगों का आफत मोल ले? वहां तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। ज्यादा ईमानदारी से काम किया तो वो सब नाराज हो जाएंगे, उखाड़ देंगे। रोशनी कमेटी की सिफारिश ये कहती है कि हर कैटेगरी में, देखो जनरल को मत दो रिजर्वेशन, लेकिन एससी में मान लिया कि है, एससी में ये तो देखो कि किसको फायदा मिल गया किसको नहीं मिल गया। मान लिया उदाहरण के तौर पे शबनम कि मैं एससी कैटेगरी का हूं, मेरे परिवार को फायदा मिल गया, मेरे पड़ोस में भी एक एससी है जिसको कभी नहीं फायदा मिला, तो एक पीढ़ी फायदा मैंने उठा लिया, 2 पीढ़ी फायदा उठाया। क्या ये मेरा सामाजिक जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी जो कि मेरी ही जाति का है उसको अब लाभ उठाने दूं, मैं छोड़ दूं? जाहिर सी बात, दूसरे को मत दो, अपने ही समाज के लोगों को दे दो ना, दूसरे को जिसको आज तक नहीं मिला। तो उससे क्या होगा, बाकी बढ़ जाएंगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं, मैं एक परिवार को जानता हूं जिनके पति आईएएस अफसर, पत्नी आईएएस ऑफिसर, उनके बाप आईएएस ऑफिसर, बेटा यूपीएससी क्लियर है, अब दूसरा बेटा है वो भी क्या करेगा कि अब एससी का ही लाभ लेगा।
और उसी गांव में रहने वाले बाकी तमाम एससी हैं जो अभी तक घास गढ़ रहे हैं। मैं बिहार की बात बता रहा हूं। बिल्कुल। तो क्या ये एससी प्रिविलेज्ड एससी है और जो बाकी गांव में उसके आसपास के हैं वो सब ऐसे ही रह जाने चाहिए, छोड़ देना चाहिए? एक ही परिवार बार से कमजोर है उसे तो सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए चीजों का। फिर भी कह रहा हूं, ये आप बोल रही है ना, सरकार ऐसा नहीं बोल रही। तो सॉल्यूशन क्या है? ये चीज हम झेलते आ रहे हैं, झेलते रहेंगे, या फिर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? सॉल्यूशन भी तो कुछ निकले नहीं। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि जो कमेटी बनाई गई थी, रोहिणी आयोग जो बनाया गया था, उस रोहिणी आयोग के सिफारिशों को एक बार सदन पटल पे रखो कि वो क्या कहना चाहती है। एक्सपर्ट कमेटी है वो, जस्टिस रोहिणी है, वो सुप्रीम कोर्ट की हैं, उन्होंने तमाम उस पे एक बार बहस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जो करना है करो, एक बार बहस तो करो, बात तो कर लो। नहीं तो जो भी नेता आता है, मोदी जी आएंगे कहेंगे कि हम बढ़ाने वाले हैं आरक्षण, कम नहीं करेंगे, उधर राहुल गांधी आएंगे कहेंगे 90%। एक बार पंकज जी, एक बार बयान सुनवा देते, क्या हो जाएगा? एक बार बयान सुनवा देते प्रधानमंत्री मोदी का भी और राहुल गांधी का भी इस पूरे मुद्दे को लेकर। मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने। इस मामले में राहुल और मोदी दोनों एक लाइन पे, दोनों में होड़ है कि ज्यादा कौन देता है। कोई ईमानदारी से एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को देश के सामने रखने को भी तैयार नहीं है और ऊपर से तरह तरह की कहानियां बनाते हैं कि पानी नहीं पीने दिया तो गले में हांडी लटकाया, कमर में झाड़ू लटकाया। इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन कहानियां है। कहानियों का क्या? एक कम्युनिस्ट ने केरल में कहानी बता दी कि अस्तन टैक्स लगता था। अब वो कहानी में कोई दम था, मतलब कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, लेकिन चल पड़ा। इस देश में यही हो रहा है अभी। किसी को ये नहीं है कि एक बार जाकर देखें कि क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। 70-80 साल हो गया, कुछ तो एक बार रिव्यू होना चाहिए ना। क्या देश के संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था कि हम देते हैं, शुरुआत करते हैं एससी एसटी से और तुम एक घुड़दौड़ शुरू कर देना और बढ़ते जाना बढ़ते जाना। मैं 70, मैं 80 दूंगा, मैं 90 दूंगा। गोली लग रही है क्या? यही हो रहा है। तो नुकसानदायक है, प्रदेश के बारे में सोचता कौन? खैर चलिए, एक कमेंट है, मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूं। हाँ। मोदी जी ने कहा ट्रंप से जाकर कि हमारे ही लोग आपके देश को चला रहे हैं, आपके सिलिकॉन वैली को चला रहे हैं, आपके देखिए सीनेटर बने हुए हैं, सब कुछ यहाँ के बहुत सक्सेसफुल हैं इंडियंस। ट्रंप ने सिर्फ एक जवाब दिया, तुमने रिजर्व को जगह दिया, हमने डिजर्व को जगह दिया। फर्क सिर्फ इतना है। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके का विचार देश में होना भी चाहिए कि आरक्षण आखिर में मिलना किसको चाहिए? उन दबंग लोगों को जो बार बार धमकी देते हैं, सड़कों पर आ जाएंगे, रेल की पटरियां उखाड़ देंगे, तमाम विवाद करेंगे, जो जिनके पास सब चीजें हैं, रिपोर्ट बाकायदा ये कहती है, या फिर आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो गरीबी से परेशान है, आर्थिक स्थिति उनकी लगातार कमजोर हो रही है। हालांकि मांग यही की जा रही है कि आरक्षण
का जो पूरा ब्यौरा है, पूरी रिपोर्ट है, वो देखी जाए, पटल पर इस मुद्दे को उठाया जाए। और आरक्षण हटाओ मूवमेंट भी तेजी से सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार कदम उठाती है, नहीं उठाती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।